हेलो साथियों, आप सभी का इसी साइंस सेंटर में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और जैसे जुड़ चुके हैं, देखिए आज जो है हम जो टॉपिक लाए हैं तो क्वेश्चन आज कराएंगे, उसकी हम चर्चाएं पहले कर लेते हैं, फिर आगे बात करें, ठीक है ना। तो फर्स्ट एक चीज देखिएगा, जैसे कि इस फिजिक्स तो एमसीक्यू है क्लास 11th की, क्लास 11th के तो चैप्टर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामों में जैसे पूछे जाते हैं, टीनेट, क्यूईटी, पॉलिटेक्निक, एनडीए, स्टेट एग्जाम जो होते हैं अपना अपना जो एग्जाम कराता है, उसमें जहाँ पे फिजिक्स पूछी जाती है, यूपीएससी, आरपीएससी, एसएससी और आरआरबी, सबसे रिलेटेड एक वीडियो में 70 क्वेश्चनों को लेके आए हैं, तो उस पे चर्चाएं करेंगे दोस्तों। और तैयार हो जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें, है ना। कभी ना कभी जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन है। तो हमारे पहले क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स जो है एसआई यूनिट क्या है। तो फोर्स यानी कि बल, बल का जो एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है। तो बल का फॉर्मूला होता है F बराबर m में मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का होता है के और इसका होता है मीटर पर सेकंड, ठीक। तो ये होता है और न्यूटन, ये दोनों जो है कि मात्रक किसके होते हैं, बल के, फोर्स के। तो फर्स्ट से ये क्या होता है, जूल, जूल का वर्क का भी होता है W बराबर एफ एस, है ना। तो एफ एस हो जाएगा। तो ये भी होता है, देखिए वर्क फोर्स का न्यूटन और एफ एस डिस्टेंस है, न्यूटन मीटर होता है। ये टॉर्क के बराबर भी होता है, याद रखेंगे दोस्तों, टॉर्क के। वॉट जो है पावर का, P इक्वल W/T, ये होता है जूल पर सेकेंड भी होता है इसके, और वॉट। चलिए नेक्स्ट है पास्कल, पास्कल होता है प्रेशर। दाब का जो मात्रक होता है, दाब प्रेशर, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, और P इक्वल F/A होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक का लिख दिया है, आपको डाउट एंड प्रॉब्लम बिल्कुल आएगी, क्लियर हो जाएगा एकदम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था तो देख लेंगे आप, फर्स्ट आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन पर चलते हैं दूसरे। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, देखिए डायमेंशन अक्सर कर पूछता है, हम तो पूरे बता नहीं सकते लेकिन प्रीवियस पूछा गया है वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन भी इंपॉर्टेंट होता है, वो देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप वेलोसिटी लिखेंगे, वेलोसिटी मतलब वेग, वेलोसिटी इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिख चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब आपने लिखा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट को आप कहते हैं क्या है, मीटर और पर सेकेंड। देखिए जब डायमेंशनल फार्मूला की बात आ जाएगी तो जो हमारा डेल लगा होता है, डेल के लिए हम क्या करते हैं, एल लिखते हैं, टाइम के लिए टी लिखते हैं। ये होगा एल टी माइनस वन। तो देखेंगे दोस्त, ध्यान रखेंगे, एल टी माइनस वन किसका है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, ठीक है ना। अब ये देखिए एल स्क्वायर टी स्क्वायर किसका है, ये तो फॉर्मूला डिपेंड कराएगा। और ये यहाँ फोर्स का था, फोर्स का एल टी माइनस टू इसका किसका है, एक्सीलरेशन। तो ध्यान देंगे दोस्तों, फिर चलिए क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट एक्सीलरेशन, जब कह रहा है कि वेग जो होगा कांस्टेंट स्थिर होगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा। आपने पढ़ा है एक्सीलरेशन यानी त्वरण बराबर, एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये आप लोगों ने पढ़ा है दोस्तों। तो जब वेलोसिटी जीरो कह देगा, स्थिर हो गया, स्थिर हो गया भैया, स्थिर हो गया, तो ये लिख दे रहे हैं हम लोग। फाइनली जो आंसर है होना चाहिए हमारे क्या, जीरो आएगा। और ऑप्शन में देखिए कहीं है क्या, यस, ऑप्शन नंबर ए। क्या किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तब यहाँ पे कहा था कि आपका वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता तो भी यहाँ पे ये अगर जीरो दिया होता तो ये कहते हैं कांस्टेंट। ये भी सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइप ग्राफ, देखिए एरिया अंडर वेलोसिटी टाइप ग्राफ, अब इसकी बातें कह रहे हैं हम लोग, तो आप चलिए इसका मैं ऐसे निकालते हैं, v इंटू डी टी, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। लेकिन अब आपसे अगर कह दे ऐसे एरिया अंडर, अब ग्राफ की ऐसे होता है, ग्राफ ऐसे बनता है, मान लीजिए टी होता है यहाँ पे और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो डी यहाँ पे लगा दीजिए, वेलोसिटी हो जाएगा तो वेलोसिटी की बात कर लेंगे। अगर आपसे कहता इसी क्वेश्चन में एरिया को हटा के, इसको हटा के दोस्तों कहता कि स्लोप, स्लोप की बात करता अगर, तो स्लोप इक्वल क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको, एक बार देखेंगे दोस्तों। इसके आंसर तो ये आ चुके हैं, ठीक है ना। स्लोप अगर कहता तो वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, वाई पे आप कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है, तो वेलोसिटी टाइम है तो आप तुरंत क्या कहते थे कि वेलोसिटी टाइम है तो एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट है तो ये ध्यान रखेंगे। कि ना इस तरीके से, ये मैंने किसके लिए बताया, डिस्प्लेसमेंट के लिए बताया। और ये जो क्वेश्चन कहा था उसके लिए ग्राफ में एक बार बना दो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे, ये ओरिजिन है और ये वेलोसिटी वीटी ग्राफ ऐसे, ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस। इसके लिए अगर जवाब होता तो आप वेलोसिटी की जगह क्या देते हैं, इसका स्लोप कैसा होता दोस्तों, कहते हैं वेलोसिटी एक्सीलरेशन हो जाता। ये सब ध्यान रखेंगे। देखिए एक एक चीज लिखा गया भैया, और एक बार आप चेक कर लीजिए, अगर क्लियर हो जाएगा तो हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, चलिए ठीक है, क्लियर है क्या। नेक्स्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, प्रोजेक्टाइल जो होता है ना, दो चीजों मतलब प्रोजेक्टाइल हमेशा, जैसे आप क्या करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, प्रोजेक्टाइल मतलब देखिए कोई ऑब्जेक्ट यानी गेंद वगैरह लेंगे और गेंद को फेंकेंगे, जब हम फेंकते हैं तो गेंद ऐसे जाके कहीं ना कहीं गिरता है। तो इनमें दो चीजें होती हैं, एक जो है ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। जब हम बॉल को ऐसे फेंकते हैं तो आके यहाँ प्रोजेक्टाइल होता है, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होता है, यानी वर्टिकली हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, वर्टिकली फेंके और कहीं जाके ग्रेविटी क्या करता है, उसको अपनी तरफ अर्थ खींचता है, अर्थ मतलब खींचेगा, जब खींचेगा तो क्या हो जाएगा वहां पे, और वर्टिकली से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो दोनों डायरेक्शन होता है कहीं डायरेक्शन, यस वन नहीं, वन डायरेक्शन नहीं होता है। ये 2D मोशन, 2D मतलब क्या, एक हॉरिजॉन्टल भी होगा एक वर्टिकल डायरेक्शन दोनों होगा, तो 2D हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है ना, कि किसी गेंद को आप फेंकिए, वर्टिकली फेंकेंगे, ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, वो नीचे की तरफ खींचेगा। और जी की वैल्यू आपको याद रखना है हमेशा कि 9.8 इंटू, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ध्यान रखेंगे तो भूलिएगा मत, सर्कुलर नहीं होगा, ठीक है ना। इसको पैराबोला बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई, पैराबोला, परवले कुछ लोग बोलते होंगे, इसका नाम होगा परवले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम है, प्रक्षेप की रेंज अधिकतम होती है, प्रक्षेप की रेंज कब अधिकतम होती है, तो रेंज का फॉर्मूला लिखिए, आर इक्वल टू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन टी, यही है ना। अब यहाँ पे दिया है वैल्यू 30 डिग्री के 60 हो जाएगा, 60/2 और √3/2, और √3 का वैल्यू 1 से भी कम आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक काम करिए, साइन 45 ओरल ही याद है मुझे, आप भी याद कर लीजिएगा कि साइन 45 डिग्री पे जो होता है क्या, साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू दोस्तों 1 हो जाती है, यहाँ पे हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी, ये होगा मैक्सिमम कितने पे होता है, तो 45 डिग्री पे होता है भाइयों। कोई दिक्कत है तो एक बार देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड, देखिए न्यूटन का जो पहला नियम है वो कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट, यानी कोई ये एक ऑब्जेक्ट है, ये तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक इस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, या तब तक ये मोशन करता रहेगा जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है ना। ये पहला नियम कहता है, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया ये पहला नियम कहता है। अच्छा, लॉ ऑफ फोर्स क्या होता है, तो ये सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ, F बराबर m में, देखिए दोस्तों, लॉ ऑफ फोर्स किसका है, सेकेंड लॉ है। लॉ ऑफ मोशन, देखिए लॉ ऑफ मोशन में तीनों आ जाएगा, लॉ ऑफ मोशन में कौन आएगा, फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड, ये तीनों आ जाएगा दोस्तों लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है ना। और लॉ ऑफ एनर्जी, ये तो इसके बारे में तो आपको पता ही है, ये लिख दे रहा हूं मैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पढ़े होंगे आप कि ऊर्जा को ना तो हम लोग बना सकते हैं, ना नॉट भी कहता है कि ऊर्जा ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना बनाया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, उसको वन मीडियम से यानी वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। यही होता है हमारा ये क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बाकी आप समझ में आ गया होगा। बी का देखिए सेकंड लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ फोर्स किसको बताता है, सेकंड लॉ, एफ बराबर एम में, ठीक है ना। थर्ड लॉ में देखा होगा आपने, एक्शन रिएक्शन पढ़ा होगा कि जितना बल हम आगे लगाते हैं उतना ही बल पीछे लगता है, ठीक है ना। ये भी याद रखेंगे दोस्तों। अगर क्लियर होंगे आप तो हम आगे बढ़ें। यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम यानी कि संवेग, और संवेग की यूनिट P बराबर mv, मास इनटू वेलोसिटी। मास का होता है केजी और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। क्या यूनिट है कहीं? यस, ऑप्शन नंबर पहला। तो ये किसका है भैया, तो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। टूल किसका है, वर्क का। वॉट किसका है, पावर का। ये दोस्तों लिख लीजिएगा, क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट देखता हूं, नेक्स्ट, वर्क डन इज जीरो व्हेन एंगल, कार्य शून्य होता है जब, कार्य शून्य कब होता है, तो ये आपको मैं बता दूं, कार्य शून्य कब होता है जब डिस्प्लेसमेंट यानी कि परपेंडिकुलरली हो जाए, यानी 90 डिग्री पे जब आएगा एंगल, जैसे कि देखिए 90 है ना, वर्क जीरो कब होगा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, यही फॉर्मूला है। जैसे वैल्यू याद रखना, वैल्यू याद रखेंगे आप तो गड़बड़ नहीं होगा। कॉस 90 की वैल्यू होती है क्या हमारी, जीरो। कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है दोस्तों, ये भी सब जीरो हो जाएगा। वर्क जीरो कितने डिग्री पे हो गया, तो 90 डिग्री पे हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगर कोई दिक्कत है तो आप एक बार पूछ लीजिए, नहीं दिक्कत है तो चलिए आगे बढ़ते। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन, कह रहे गतिज ऊर्जा जो है काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है। अब किस पे डिपेंड करता है भैया, निर्भर, तो आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। तो के, ये काइनेटिक एनर्जी कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एम के होता है, पहली चीजें, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, वी स्क्वायर के हो जाएगा। तो ये दूसरा चीजें देख लिया आप लोगों ने। तो वेलोसिटी, यहाँ पे आपके दोनों हो जाएंगे, मास और वेलोसिटी, एम बी है ना, मास और वेलोसिटी दोनों ही आ जाएंगे। ओनली वेलोसिटी नहीं होगा, ओनली मास नहीं होगा, एम बी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी, दोनों हो जाएगा। अगर दिक्कत नहीं हो तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई। तो एम फॉर मास हो गया, मास, और ये डिस्टेंस फ्रॉम समथिंग, ये भी तो हो गया। तो दोनों बोथ हो जाएगा, ये और ये दोनों सही है। ये राइट आंसर कौन होगा इसका, बोथ हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखेंगे तो गड़बड़ नहीं होने, ठीक है ना। यूनिट बना लीजिएगा इसी से, जैसे कि केजी, मास का केजी, और आर है जो डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर केजी। चलिए क्लियर है क्या, क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट आगे चलेंगे, कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल एफ इंटू डी, एफ डी, तो न्यूटन मीटर, और जूल भी होता है। तो डायरेक्टली जूल लिखने से देखिए, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर होता नहीं, न्यूटन मीटर होता है, ये हमने बता दिया न्यूटन मीटर। चलिए अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। और न्यूटन पर मीटर किसका है वो आप लिखेंगे, जूल किसका है। देखिए अब कहेंगे आप जूल, तो यहाँ भी बताया गया, यहाँ भी, तो डायरेक्ट जब पूछेगा तो आप वर्क का लिखिएगा और एनर्जी का। इस फॉर्मूले से हमारा ये आंसर हो जाएगा, न्यूटन मीटर वॉट पावर। नेक्स्ट,
वैल्यू ऑफ जी, अब जी के देखिए कभी भी याद रखिएगा चंद्रमा पर जी का मान कितना होता है वो हमको बताना है। अब कितना होता है तो जी का कहेंगे 1/6 भाग होता है चंद्रमा का, कितना होता है 1/6 का मान होता है 9.8 अपॉन 6 है, एकम 6 3 बचा 6 6 का 36 2 बचा 6 दूनी 12 6 त्रिक 18, तो इतना हो जाएगा चंद्रमा पर जी का मान। इतना हो जाएगा, देखिए क्या ऑप्शन में है 1.6 ऑप्शन सी। एक बार मिला लीजिएगा दोस्तों, छठा भाग होता है, कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट, escape velocity डिपेंड। escape velocity होता क्या है? escape velocity जो भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी छोड़ के बाहर निकल जाती है, जिसपे ग्रेविटी काम नहीं करता है, इसे कहते हैं हम लोग escape velocity, फ्लाई एंड वे। ठीक है ना, फॉर्मूला होता है v escape velocity बराबर √2gm/r। तो Ve जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, m के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, r के। और g ग्रेविटेशन है। तो देखिए मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी होगा नहीं, देखिए मास ऑफ बॉडी नहीं होते, ये मास ऑफ प्लेनेट होता है, तो गलत हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए का नाम मैं लिख देता हूं भाई, गलत ना हो। मास ऑफ प्लेनेट, ये होता है रेडियस, प्लेनेट। तो हमारा हो गया रेडियस ऑफ प्लेनेट, ये नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ लोग क्या होता है देखते हैं कि फॉर्मूला में तो m और r है, तो तुरंत मास और ये रेडियस लगा देते हैं। नहीं भाई, मास ऑफ बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, एक बार देखिए, चेक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी कि तनाव, प्रेशर। तो स्ट्रेस जो होता है प्रेशर के बराबर होता है, स्ट्रेस इक्वल F/A, और पावर इक्वल सॉरी प्रेशर इक्वल F/A, तो दोनों ही बराबर होता है फोर्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर और पास्कल। ये न्यूटन होगा फोर्स, जूल होगा वर्क का, वाट होगा पावर का। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? नहीं दिक्कत है तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है वो, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो सॉरी दोस्तों, कॉल आ गया। प्रेशर इज फ्लूइड डिपेंड ऑन, देखिए द्रव में दाब निर्भर करता है, ये क्वेश्चन हमारा। अब चलिए देखिए, P इक्वल रो जी एच होता है, रो जी एच। P जो होता है रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रो यानी कि डेंसिटी, ठीक है ना। P जो होता है P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और H के भी होता है। इन सबों में अगर एक बढ़ेगा तो याद रखिएगा दूसरा भी बढ़ेगा, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले ऑप्शन देखते हैं। डेप्थ होगा, हाँ ठीक है, डेप्थ हो सकता है क्योंकि हाइट है तो डेप्थ हो जाएगा। एरिया नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, शेप नहीं है, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देख लीजिए दोस्तों। फिर कोई दिक्कत है तो आप एक बार बताइए, क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़िए। अगर कोई दिक्कत हो तो मैं उसको बताऊंगा।
SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर सेल्सियस होता है, नहीं, ये होता है केल्विन, ठीक है ना। ये दोनों जो होता है ना, ये कॉमन है, कॉमन लिख देता हूं, वर्क। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे भाइयों, अगर कोई दिक्कत हो तो बता देंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखिए पहला नियम थर्मोडायनेमिक्स का क्या कहता है। पहला नियम ये कहता है, वही कंजर्वेशन ऑफ, कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ, सॉरी, है ना, एनर्जी, कि ऊर्जा को ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको एक फॉर्म में बदला जा सकता है, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ में क्या टेम्परेचर की बातें किया गया है, ठीक है ना, ए बराबर बी के, बी बराबर सी के, ये बातें किया गया ना जीरोथ लॉ में। और सेकेंड लॉ था, देखिए जीरोथ है, ये जीरोथ, ठीक, ये जीरोथ लॉ। और सेकंड में एंट्रोपी, ठीक है ना। थर्ड में, थर्ड लॉ में, इसमें थर्ड लॉ में था कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, हमने तीनों चारों को बता दिया, जीरो को बता दिया, सेकंड को बता दिया, फर्स्ट के बारे में तो आंसर ही मिल गया आपको, और थर्ड में बता दिया है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, और इसमें जीरो, इसमें टेम्परेचर की बातें करता है ना। चलिए क्लियर हो गया होगा दोस्तों, तो आगे बढ़ेंगे, और कोई प्रकार की दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा। प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू, गैस का दाब होता है, वेट नहीं होता है, मॉलिक्यूलर कोलिजन। देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई क्या करता है, मॉलिक्यूलर क्या करते हैं, जाते हैं, और एक कोई पॉट हो, पात्र में जाके इधर उधर टकराते रहते हैं, इधर चारों तरफ इधर उधर टकराते रहते हैं, एक पॉट में कोई पात्र ले लेते हैं उसमें, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर कोलिजन जो आपने पढ़ा है कि गैस का दाब होता है, कैसा होता है गैस का दाब, मॉलिक्यूलर कोलिजन होता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप लोग पढ़ा होगा, ठीक है ना। चलिए, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, एसएचएम के लिए फॉर्मूला है ये टी इक्वल, एक पहला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये होता है टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, इस तरीके, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसको, फिर भी दिक्कत होगा तो बताइएगा। अब हम लोग डिपेंड इस पे निर्भर करता है, एम्पलीट्यूड पे आयाम है कहीं नहीं, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे कि कोई चीजें ऐसे मूव कर रही है ना, ये बोलते हैं हम लोग आयाम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। मास पे, बिल्कुल मास पे करता है, फोर्स कांस्टेंट पे इसको भी करता है, तो बी और सी लगा दीजिए, राइट, ठीक है ना। ये वाला नहीं होगा, बस ये सब होगा, कोई दिक्कत है दोस्तों। और बाकी यहाँ पे मैंने बता रखा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो मैक्स नहीं सॉरी, एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत हो तो एक बार बताइएगा जरूर। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड, ध्वनि का गति निर्भर करती है किस पे भाई, तो ध्वनि की गति देखिए मीडियम रहेगा तभी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी पे नहीं होगा, इस पे नहीं। जैसे कि अब आप समझेंगे, इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन पे डिपेंड करता है। सॉलिड में सबसे ज्यादा, गैस में कम, ये भी देख लीजिएगा दोस्तों, फिर भी कोई दिक्कत हो तो हमको बता दीजिएगा जरूर, ठीक है ना। ठोस पदार्थ है तो सबसे ज्यादा होगा, गैस हो तो कम। फ्रीक्वेंसी इज मेजर इन, आवृत्ति का मात्रक क्या है, फ्रीक्वेंसी देखिए दो, एक पहले तो हम लोग पढ़ते हैं
फ्रीक्वेंसी इक्वल 1 अपॉन टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम का होता है सेकेंड, 1 सेकेंड इनवर्स होता है, क्या ऑप्शन में है? नहीं है। लेकिन दूसरा होता है और एचजेड हर्ज होता है। ठीक है भाई। न्यूटन किसका है? फोर्स का है। जूल वर्क का है भाई। मीटर डिस्टेंस का है। कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा दोस्तों। राइट आंसर होगा हमारा एजेड। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बिना किसी परेशानी के। चलिए बिना किसी परेशानी के बढ़ रहे हैं और आगे देखिए। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर इज, सिग्निफिकेंस फिगर के बारे में बात करूं तो आगे के जीरो होंगे इनकी काउंटिंग कभी नहीं। इनके आगे की अगर कोई नंबर दिया है तब तो जीरो को काउंट करिएगा, लेकिन इसके आगे के नंबर का जीरो नहीं होगा। बाद के नंबर के जीरो काउंट होते हैं। तो 1 2 3 कितने हैं भैया? तो 3 इसका आंसर लिख दीजिए। 3 सिग्निफिकेंट। सार्थक अंक कितने हैं? कहेंगे सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट को सार्थक अंक बोलते हैं ना। तो कितने हैं भाई? यहाँ पे 3 है। 1 2 3 इधर के काउंटिंग नहीं होगा। तो क्लियर हो गया होगा। डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स का F बराबर m में मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास का होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी होता है यानी कि m हो जाएगा, इसके लिए l हो जाएगा और t पे स्क्वायर। तो m l t पे पावर -2 हो जाएगा दोस्तों। एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो। ठीक है ना, पहला। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस किसका वर्क का है? एम एल टी एम नॉट है, एल टी -1 वेलोसिटी और एम एल टी पे -1। तो इसका देख लीजिए, 1 मिनट प्रेशर का होना चाहिए वैसे, देख लीजिए और -2। नहीं ये नहीं होगा, चेक कर लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे दोस्तों। बाकी देख लीजिएगा, समय के हिसाब चेक होगा। नेक्स्ट देखिए, एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो एक्सीलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है? देखिए वेलोसिटी जब होती है, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या कहते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी ये होती है। एक्सीलरेशन जो होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये हो गया भैया हमारा जवाब। फिर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट, अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, समान चाल से चलने वाली वस्तु का होता है जीरो एक्सीलरेशन नहीं। देखिए समान चाल से चल रहा है ना, दो चीजें हैं भैया, दो चीजें हैं। चलिए एक बार आप लोग जवाब दीजिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। क्या जीरो एक्सीलरेशन जरूरी थोड़ी समान? समान तो चाल दो तरीके से हो सकता है। अरे भाई लीनियर भी चल सकता है आदमी, आपको सर्कुलर भी चल सकता है। जरूर थोड़ी है कि एक ही जैसा समान चाल नहीं। तो कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल नहीं होगा, मे हैव एक्सीलरेशन हो सकता है कि ना। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज इतना। तो बाबू ये वाला जवाब आप सब देंगे, जल्दी से देखता हूं कौन देता है। दो वेक्टरों का बीच के कोण कितना है? 90 डिग्री है। परिणामी होगा, कम हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो दो वेक्टरों का बीच का, यानी उसमें हम लोग पढ़े हैं वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं
cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसका तो रिजल्टेंट भाई यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन में है, लगा दीजिए। चलो ये हो जाएगा, ऑप्शन चेक कर लीजिए, फिर नहीं आता है तो देखेंगे। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड ऑन, प्रक्षेप की ऊंचाई, जैसे कि अभी हम लोग ये बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि दो तरीके से, एक होता है मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगा, किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या वर्टिकली फेंकेंगे ना, वर्टिकली फेंकेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, एच बराबर टू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, यही तो होता है, इसको वर्टिकली फेंका जाता है। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होगा, 45 डिग्री पे होता है तो वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली नहीं होगा भैया, टाइम पीरियड भी नहीं होगा, रेंज भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर दिक्कत है तो पूछ कर लीजिएगा। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन, न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, एक्शन और रिएक्शन की बातें करता है कि जितना हम बल आगे की तरफ लगाते हैं या जितना बल आगे लगाएंगे उतना ही बल अपोजिट आएगा। जैसे बंदूक चलाते समय क्या होता है, जब हम गोली चलाएंगे उतना तेज झटका आगे देगा उतना पीछे। स्विमर जो स्विमिंग करता है तो आगे हाथ फैलता है तो पीछे कर। हम चलते हैं, चलना पॉसिबल किससे है, तो न्यूटन थर्ड लॉ। तरीके से बहुत सारी चीजें सेम, तो क्या सेम बॉडी होती है, नहीं। अब देखिए एक काम, जैसे दीवार पे मैं हाथ मारूंगा, यानी कि पंच मारूं ऐसे दीवार पे, तो दीवार पे मारने से क्या होगा ना, बल हम यहाँ से आगे लगाएंगे तो 10 अपोजिट से भी उतना ही फोर्स आएगा, यानी डिफरेंट बॉडी होना चाहिए। तो डिफरेंट बॉडी, क्योंकि भैया एक मेरा तो हाथ और दूसरा एक दीवार, दो बॉडी होनी ही चाहिए, एक बॉडी नहीं करेगी। इम्पल्स इज इक्वल टू, इम्पल्स देखिए किसके इक्वल होता है, इम्पल्स मतलब होता है आवेग, आवेग यानी कि J बराबर F इंटू टी, पहला ही इसका ऑप्शन सही है। एम भी ये मोमेंटम होता है, इसको बोलते हैं मोमेंटम, P बराबर एम बी। वर्क डन क्या होता है, ये आपको पता है कि वर्क डन क्या होता है, यानी कि W। एनर्जी का फॉर्मूला लिख देता हूं, पर W बराबर Fs और एनर्जी का हाफ एम बी। तो हो गया दोस्तों, हमने पूरे फॉर्मूले भी लिख दिए, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्या डाउट एंड प्रॉब्लम हो तो आप एक बार पूछ लीजिएगा जरूर। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग, देखिए पावर ऑफ रेट ऑफ डूइंग, ये क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन समझना भी जरूरी है कि शक्ति किसकी दर है, यानी दर किसकी है, दर मतलब कि आप की लिखिए। अब यहाँ पे जानना पड़ेगा मुझे, फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आप गलत कर देंगे। W बाई टी होता है, वर्क अपॉन फोर्स क्या होता है, नेक्स्ट देखिए, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन, स्थिति ऊर्जा निर्भर करती है, पोटेंशियल यानी कि U बराबर mgh, mgh होता है मास और ग्रेविटी और हाइट, मास ग्रेविटी हाइट। तो इसमें देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साफ यहाँ पे हाइट तो है, सही हो गया, लेकिन मास दिया है, तो देखिए हम ऑप्शन एक ही क्यों दे रहे हैं, दोनों हो सकता है, लेकिन देखिए मास ओनली मास नहीं, मास के साथ साथ क्या है, मास हाइट ग्रेविटी और हाइट तीनों है, इसलिए ऑप्शन हमने पहले को प्रायोरिटी दिया है कि मास इसके लिए, ठीक है ना। नहीं तो मास भी होता है इसमें, लेकिन अकेला नहीं होता है दोस्तों, मास भी होता है लेकिन अकेला नहीं होता है, क्योंकि उसमें हाइट और ग्रेविटी दोनों होती है। नेक्स्ट, एंगुलर वेलोसिटी इज मेजर, एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम लोग ओमेगा से डिनोटेट करते हैं, क्या होता है, थीटा बाई टी, थीटा का मतलब रेडियन पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी, न्यूटन, फोर्स, जूल, वर्क। क्या दिक्कत है दोस्तों, कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल बोलिए कि हाँ दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे क्या है, टॉर्क इज प्रोड्यूस, तो टॉर्क का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आगुण किसका गुणनफल है, टॉर्क इक्वल एफ डी न्यूटन मीटर, ये होता है। मास और वेलोसिटी, मोमेंटम P बराबर mv,
मोमेंटम यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड। एनर्जी टाइम पता नहीं किसका होता है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, एनर्जी टाइम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशन का मतलब ही आपने समझा है कि ग्रेविटेशन यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है, सिर्फ इसमें अट्रैक्शन होता है। क्या होता है दोस्तों, अट्रैक्शन होता है। और जिसमें रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों होता है उसका नाम हम बता दे रहे हैं आपको, उसको बोलते क्या, कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे उसमें दोनों होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स लिखिए, है ना, इसमें दोनों होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है। और इसमें सिर्फ क्या होता है, ये होता है ग्रेविटेशन। फॉर्मूला होता है इक्वल m1 m2 m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और इनका फॉर्मूला होता है इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 क्यूब अपॉन r स्क्वायर। ये ध्यान देंगे दोस्तों, है ना। राइट आंसर इसका है अट्रैक्शन। भी ना क्लियर हो तो एक बार आप जरूर पूछेंगे, है ना, अगर क्लियर हो गया होगा तो हम आगे चलेंगे। ओके, वेट ऑफ बॉडी एट सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के केंद्र पर भार होगा सेंटर ऑफ अर्थ पे जब जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। डब्ल्यू बराबर होता है एम जी। मास का कहीं से कोई लेना देना नहीं है भैया, मास अपनी जगह पे हमेशा एक जैसा, वेट हो जाएगा 0, राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला यहां से देखिए ना। नेक्स्ट, यंग मॉडुलस इज, यंग मॉडुलस मतलब y इक्वल होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ध्यान दीजिए दोस्तों, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है F बाई ए और स्ट्रेन का होता है डेल L बाई एल। ओके, यहाँ पे इनकी जो है अगर यूनिट की बातें हम करते हैं दोस्तों तो यूनिट लेस हो जाता है, यहां से ये कट जाएगा, ये काट देंगे तो यहाँ पे यूनिट जो बनेगी, यूनिट जब आप बनाएंगे तो कहेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर होगा ये। फोर्स अपॉन एरिया होता है P इक्वल प्रेशर F बाई ए न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी तो वही हुआ लेकिन प्रेशर का है ये, ठीक है ना। वर्क अपॉन टाइम और बाकी आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट करेंगे, वर्क अपॉन टाइम पावर इक्वल, ये तो बल्क मॉडुलस का है। ये भी पूरा नहीं है, बल्क मॉडुलस। नेक्स्ट देखिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल डिपेंड ऑन, आर्किमिडीज का सिद्धांत संबंधित है कह रहा प्रेशर पर, बायोंसी पे, हीट पे, मोशन पे। तो जवाब देंगे दोस्तों, अगर दिक्कत होगा तो बिल्कुल देगा। देखिए मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को किसी तरल पदार्थ में, लिक्विड में या गैस में जब डुबाया जाए, डुबाया जाता है ना, तो जब डुबाएंगे और डुबाने के बाद से देखिए उठाइएगा, जब ऊपर से उठाइएगा तो भार एगो महसूस होगा। अभी डुबा के देखिएगा दोस्तों, इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी ये ऑब्जेक्ट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्या करिएगा आप ऐसे पानी में या गैस में डुबाइएगा, डुबा के उठाइएगा तो ऊपर एगो वजन लगेगा, भार लगेगा ना, तो बोलते हैं बायोन फोर्स। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ये, कि दोस्तों समझ में आया होगा। अब इसमें आपको और भी थोड़ी सी चर्चाएं हम करना चाहेंगे, जैसे इसका यूज क्या होता है, पनडुब्बी वगैरह होता है ना, जहाजों में, पानी के जहाजों को बनाने में, पनडुब्बियों में, इन सबों में, इसके तो पानी में जहाज डूबती क्यों नहीं है, ऊपर भैया तैरती रहती है, क्यों, पनडुब्बियों में जाने के बाद भी वापस आ जाती है, तो ये बायोंसी बोलते हैं। ये
आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ठीक है ना। प्रेशर, मोशन और हीट से कोई लेना देना नहीं है। हीट फ्लो, हमेशा हीट जानते कैसे फ्लो होता है दोस्तों, आपको पता भी होगा, जैसे कि गर्म से ठंडा, गर्म से ठंडा, लो टू हाई नहीं होता, हाई टू लो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर भी कोई दिक्कत होगा तो एक बार जरूर पूछिएगा दोस्तों, और क्लियर होगा तो हम चलेंगे आगे। स्पेसिफिक हीट, आपने पढ़ा है Q इक्वल एम डेल्टा टी, यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग का सी बाई एम डेल्टा टी, फॉर्मूले से लिख लेते हैं। फॉर्मूला से क्या होगा, करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। Q कितना जूल होता है, मास का केजी होता है, डेल्टा टी केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर ये। क्या कोई दिक्कत है दोस्तों, कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा एक बार जरूर बता दीजिए, और नहीं दिक्कत है तो ये भी हीट कैपेसिटी, वॉट पावर, न्यूटन फोर्स। तो कोई दिक्कत है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला से लगा दिया गया है, ठीक है ना। राइट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनल एनर्जी डिपेंड ऑन, अब इंटरनल आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है भाई, जल्दी से बताइए। तो कभी हमने ऐसे लिखाया होगा, यू एफ डेल्टा, टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, टू डायरेक्टली। क्या दिक्कत है दोस्तों, नहीं दिक्कत है तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल यानी कि बॉयल्स लॉ, ठीक है ना। तो अब चलते हैं, उसमें क्या होता है, थर्मल की बात करेगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है ना। थर्मल की बातें करेगा, एक आइसोथर्मल, जैसे थर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, और प्रेशर और वॉल्यूम कहां पे कांस्टेंट होगा, वो हमको बताएंगे जल्दी से, ठीक है ना। का नाम होता है आइसोबारिक, और इसका नाम होता है आइसोरिक, का नाम होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, सब प्रोसेस, है ना। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है, टेम्परेचर होता है। और भी कोई दिक्कत होगा तो बिल्कुल बताइएगा, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़िए। कि आरएमएस वेलोसिटी डिपेंड ऑन, आरएमएस वेग निर्भर करती है भाई, जल्दी से बताएंगे, मैंने बता रखा है बहुत सारा, कि आरएमएस फ्री आर टी बाई एम, है ना। एक और लिखवाया हूं, वी आर एम एस बराबर 2 p/रो, थ्री होता है, याद करना, खैर देख लिया जाएगा। चलिए ये बताइए जल्दी से। तो वी आर एम एस जो होता है, वी आर एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, ठीक है, टेम्परेचर है कहीं तो टेम्परेचर। चलिए क्लियर होगा तो हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसएचएम एक्सेलरेशन, एसएचएम में ओमेगा बराबर माइनस, सॉरी, ए बराबर होता है माइनस स्क्वायर एक्स, यानी कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एक्स के होता है। एक्स मतलब कि डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, अपोजिट, अपोजिट यानी कि माइनस, अपोजिट मतलब माइनस साइन दिखाता है, ठीक है ना। चलिए अगर क्लियर होगा तो भाई आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिए। वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन, वेवलेंथ किसका डिस्टेंस है, तो देखिए दोस्तों मैं बताता हूं एक बार यहां से। टू क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब हाईएस्ट, क्या का मतलब
ये है भैया, और इनके जो बीच के डिस्टेंस होते हैं ये, यही हमारा कहलाता है क्या, वेवलेंथ कहलाता है ना। ये टॉप का देख लीजिए, इसको हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, आयाम का नाम होता है आयाम, एम्पलीट्यूड, हिंदी में आयाम और इंग्लिश में एम्पलीट्यूड। एक बार देख लीजिए दोस्तों, अगर क्लियर समझ में आ रहा होगा तो हम आगे चलेंगे, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा कितनी होती है, आधी होती है, लैम्डा की आधा। इन दोनों के बीच का अगर दूरी अब से पूछ ले, ट्रेस और रोड की बेरी, यानी कि इसको बोलते हैं शिखर, हिंदी में लिख देता हूं, कोई दोस्तों जानना चाहते होंगे, शिखर, और इसको बोलते हैं गर्त। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गर्त। ठीक, ये देख लेंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इनके दोनों के बीच की दूरी कभी आपसे पूछे तो आपने कहना कि लैम्डा बाई 2 होता है। चलिए, अगर क्लियर है तो आगे चलिए। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स किसके है भाई, टाइम पीरियड के। कहाँ है, वेवलेंथ, स्पीड तो पता ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेवलेंथ अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वेवलेंथ क्या होता है, इनके बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाती है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, यहाँ एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, इफ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन द टू वेरिएबल इज डायमेंशन मस्ट बी, यदि कोई राशि दो चर पर निर्भर करती है, तो यदि कोई राशि क्या करे, दो चर पर निर्भर करे, चर यानी कि एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब चर होता है। तो चर जैसे अक्सर कर एक्स वाई जेड को ही आप मानेंगे कि चर होता है ना, जिनकी वैल्यू बदली नहीं जा सकता, बदली जा सकती है ना, कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू नहीं बदली जा सकती है। कह रहा सेम एंड बोथ डिफरेंट, कैन बी सेम और डिफरेंट, अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा W वर्क इक्वल F इंटू डी या FS, तो देखिए दोनों फिजिकल क्वांटिटी है। F फोर्स का जो होता है MLT पे पावर -2 आयाम होता है डायमेंशन, और S का कितना होता है, L होता है। तो देखने को मिल गया आपको कि सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी होगा, या देखिए डिफरेंट है कि नहीं, डायमेंशन मस्ट बी। नेक्स्ट, विच क्वांटिटी इज अ डायमेंशनलेस, टेन का जो होता है क्वांटिटी क्या होती है, डायमेंशनलेस होती है, कट गया 1 हो गया, राइट आंसर। वेलोसिटी का होता है LT -1, और फोर्स का होता है MLT पे पावर -2, सॉल्व करके भी देख लेंगे। वर्क का होता है ML स्क्वायर T पे पावर -2, देख लेंगे दोस्तों। फॉर्मूला में लिख देता हूं, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये फोर्स का F इक्वल M में, वर्क का W बराबर FS। चलिए देख लीजिए, अगर दोस्तों को दिक्कत होगा तो एक बार बता दीजिएगा, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड, तो अगर कांस्टेंट स्पीड से कह रहा कि नो एक्सीलरेशन, अरे एक्सीलरेशन कैसे नहीं होता भाई, v स्क्वायर अपॉन जी, एक्सीलरेशन बराबर होता ही है, बिल्कुल। कह रहा कांस्टेंट एक्सीलरेशन, अरे एक्सीलरेशन कांस्टेंट कहां होता है यार, ये तो बदलता रहता है। नेक्स्ट, F बराबर है में नो फोर्स, यहां पे लिख देता हूं, राइट आंसर इसका। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्टेंस, देखिए एक चीज याद रखेंगे दोस्तों, इसको बहुत सही समझेंगे। कह रहा है कि जब विस्थापन शून्य हो, दूरी हो सकता है। देखिए दूरी, विस्थापन अगर जीरो है, जैसे मान लीजिए कि यहां से कोई ऑब्जेक्ट चलना ही नहीं शुरू किया, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है जब चलना नहीं शुरू हुआ है, तो अगर हम कहते हैं विस्थापन, अगर विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो डिस्टेंस भी क्या करेंगे, दूरी भी कह देंगे कि जीरो है इस केस में,
ठीक है। लेकिन अगर कोई आदमी या कोई दोस्तों, ये देखो, या आप हो यहाँ पे, अब चक्कर काटने शुरू करो, यहां से शुरू किए और घूमते 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 चक्कर मारते मारते 400 मीटर बेटा घूम के आ गए, तो कहेंगे कि जहां से चले थे जहां आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे कि आप 0 हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस कितना होगा? तो कहेंगे कि डिस्टेंस 400 होगा। तो सही बात बोला है कि नहीं? तो जरूरी नहीं है कि 0 ही होगा, नॉन जीरो, जीरो भी हो सकता है। इस केस में 0 होगा जब विस्थापन क्या हो, कुछ चला ही ना हो। जब नहीं चलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विस्थापन 0 और दूरी भी 0 हो जाएगी। लेकिन अगर चल दिया, चलने के बाद से अगर सर्कल पे, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा, बट डिस्टेंस 0 नहीं होगा दोस्तों। क्लियर होगा? चलिए, क्लियर हो गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन। टू इक्वल वेक्टर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दो समान वेक्टर विपरीत दिशा में है, देखिए समान वेक्टर है और विपरीत डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा? यानी कि ए बराबर बी और थीटा बराबर 180 लगा दीजिए तुरंत। देखता हूं ए रिजल्टेंट क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, cos थीटा है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर लीजिए, यहां पे मैं वैल्यू डाल देता हूं भाई। ए स्क्वायर प्लस ए ए माइनस 1, 180 लिख दे रहा हूं यहाँ पे, cos 180 डिग्री बराबर -1, ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कट गया। अरे ऑप्शन है क्या रिजल्टेंट 0? ऑप्शन है तो 0 है भैया, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर हो गया होगा दोस्तों, एक बार मिला लीजिएगा आप लोग। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर, देखिए स्केलर प्रोडक्ट की बात कह रहा है, दो चीजें होती है, एक क्रॉस होती है, एक प्रोडक्ट होता है। जैसे ए क्रॉस बी की बात कहता है, और यहाँ पे ए डॉट बी, ये दोनों की बात कह रहा है। कभी होगा ए परपेंडिकुलर, ये जब होगा क्रॉस की बातें आएंगी तब लगाइएगा दोस्तों, ये डॉट के लिए, तब तक यहाँ लगा लीजिए। यहाँ हो गया। cos 90 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? तो कहेंगे आप 0, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। जीरो है कहीं तो लगा दीजिए। अगर क्लियर हो गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इनर्सिया डिपेंड, इनर्सिया यानी कि आपको पता है कि इनर्सिया होता क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ होता क्या है, कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, रेस्ट में रहती है या फिर मोशन में रहती है, उसपे जब तक उसपे एक्सटर्नल बल ना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, तो यानी कि वेलोसिटी की बातें नहीं करेंगे, मास की बातें करेंगे कि मास कैसे ना, शर्त निर्भर किस पे करता है? मास पे, हमेशा याद रखेंगे। इफ नेट फोर्स 0 बॉडी मस्ट बी, कह रहा है कि यदि नेट बल 0 हो तो वस्तु कैसा होगा? रेस्ट में होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। मोशन में होगा? नहीं, आइदर रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वर्क डन बाय ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, पाथ इंडिपेंडेंट एंड जीरो। तो जवाब देंगे, देखिए एक चीज याद रखिएगा, कभी भी जो है ना पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है। तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य, जो ग्रेविटेशन द्वारा, ऐसे मान लीजिए कोई काम कर रहा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो पाथ इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं होता, पाथ से लेना ही देना नहीं है। और नेगेटिव पॉजिटिव तो आपकी बातें अलग है कि भैया नेगेटिव
पॉजिटिव कब होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो पॉजिटिव डालिएगा, और नीचे से ऊपर फेंका जाएगा तो उसको क्या डालेंगे आप? नेगेटिव डालेंगे। क्लियर है क्या? और बाकी ये राइट आंसर आपको मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हेन स्पीड डबल काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, स्पीड क्या है? डबल, हाफ mv स्क्वायर। अब यहाँ पे दोस्तों बोला गया है कि काइनेट, यहाँ पे स्पीड को डबल कर दिया गया। अब डबल जब कर दिया गया तो ये 2v स्क्वायर हो जाएगा, और 2v ये आप सॉल्व कर दिएगा जल्दी से, और दोस्तों बता भी दीजिएगा मेरे को कि कितना होगा। यहाँ पे होगा 4 हाफ v स्क्वायर, और हाफ v स्क्वायर किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो फाइनली आंसर इसका क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा दोस्तों। फोर्थ टाइम क्या दिक्कत है या प्रॉब्लम है क्या? तो फोर्थ टाइम हो जाएगा इसके राइट आंसर, और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर भी कोई भी डाउट एंड प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगर कहता है व्हेन स्पीड डबल, स्पीड को क्या कर दिए? डबल कर दीजिएगा, तो इसकी एनर्जी कैसी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी तो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि v का स्क्वायर आपको पता है, v की वैल्यू रखिए और सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ बॉडी विथ लार्जर मोशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए, अ बॉडी विथ लार्जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आपने पढ़ा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है? जिसका जड़त्व। तो इनर्शिया के बारे में फिर नॉर्मली आपने पढ़ा है कि इनर्शिया क्या होता है, तो इनर्शिया के बारे में कह रहा है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ इनर्शिया होता है भाई, ठीक है ना, कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, रेस्ट में रहता है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो ये आपने पढ़ रखा है दोस्तों। अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। कह रहा कि इजिली रोटेट करता है, इजिली रोटेट नहीं करेगा, इसका जड़त्व तो अधिक हो, यानी अ बॉडी विच लार्जर मोमेंट ऑफ, लार्जर हो जाएगा तो वो हार्ड रोटेट करेगा। अगर लार्जर की जगह पे सॉफ्ट हो जाता है यानी कम हो जाता अगर, तो कहते हैं आप कैसा हो जाएगा? इजिली रोटेट कर लेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एल बराबर होता है एम वी आर। याद रखेंगे दोस्तों, इज कंजर्व व्हेन, कोणीय संवेग संरक्षित रहता है कब? जब कह रहा है कि फोर्स जीरो हो जाए तब नहीं होगा, टॉर्क जीरो होगा तो हो सकता है, ये दोनों होगा गलत। और जवाब आप लोग भी दीजिए, कोई दिक्कत और प्रॉब्लम होगा तो बता दीजिएगा एक बार, और नहीं तो आगे चलिए। फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इक्वल डेल एल बाई डेल टी। याद है क्या दोस्तों? टॉर्क को अगर जीरो कर देंगे तो डेल एल बराबर डेल टी, इस तरीके से, तो डेल एल बराबर हो जाएगा यहाँ पे जीरो इंटू डेल टी। तो यहाँ पे डेल एल क्या होगा? कांस्टेंट, एल कांस्टेंट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर कोई डाउट एंड प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल बताएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, इफ डिस्टेंस बिकम्स टू मासेस डबल, फोर्स बिकम्स, यदि दोगुनी दूरी हो जाए, अगर कह रहा है दोगुनी दूरी हो जाए यानी कि डबल डिस्टेंस डबल हो जाए, तो आपने पढ़ा है क्या फॉर्मूला? तो F बराबर आपने पढ़ा m में, एक ये तो मास फोर्स का है, दूसरा आपने पढ़ा होगा कौन सा? कहेंगे ग्रेविटेशन। अब देखो यहां पे मैं लगाता हूं तुरंत, F इक्वल के m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला। F जो होता है भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? m1 m2 के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। ये फॉर्मूला लगाइए। F इक्वल, अगर यहाँ पे लगा दीजिए, कितना कह रहा है कि डिस्टेंस को डबल कर लीजिए 2r स्क्वायर, तो ये F क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा दोस्तों। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/4 इंटू 1/r हो जाएगा, ठीक है। 1/4 हो जाएगा किसके भैया? यहाँ पे देखिए F के 1/4 हमने सॉल्व कर दिया। 1/4 क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम है क्या, इसको समझिए। अगर दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप कमेंट डाल सकते हैं, मुझे प्रॉब्लम है सर तो बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा था इसमें, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू टाइम, अब देखिए डिस्टेंस को डबल किया था, इसको आर को दोगुना किया था, तो आपसे फोर्स पूछ रखा था। तो आपको पता है कि एफ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? आर स्क्वायर के। इनवर्सली का मतलब होता है कि अगर फोर्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, फोर्स बढ़ रहा है, तो डिक्रीज क्या हो जाएगा? डिस्टेंस डिक्रीज होगा।
अगर डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा तो फोर्स कम लगेगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, सैटेलाइट रिमेन इज ऑर्बिट ड्यू टू, उपग्रह कक्षा में रहता है, कभी भी सैटेलाइट क्या करता है, ऐसे घूमेगा, घूमेगा तो यहाँ पे सेंट्रीपेटल लगेगा। सेंट्रीपेटल मतलब क्या हुआ है, जो भी फोर्स क्या लगे सेंटर की तरफ लगता है उसे बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। ओके, तो ग्रेविटी प्रोवाइडिंग सेंट्रीपेटल फोर्स, तो भैया कि सेंट्रीपेटल फोर्स आपने पढ़ा होगा F बराबर m में, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि एम वी स्क्वायर अपॉन जी, ये सेंट्रीपेटल फोर्स का जो है फॉर्मूला है दोस्तों। राइट आंसर कह रहा है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, ये आउटर वर्ड यानी आउटर है, जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, किसी सर्कल पे मुड़ रहा है, तो इनवर्ड, इनवर्ड जो होगा वो सेंट्रीपेटल होता है, और आउटवर्ड होगा जो वो होता है सेंट्रीफ्यूगल होता है, याद रखेंगे, कोई दिक्कत ना हो भाई। नो फोर्स ये नहीं, फोर्स तो लग ही रहा है ना भाई, सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है दोस्तों मेरा, प्रेशर एट सेम डेप्थ इज फ्लूइड। पहली बात देखिए, कह रहा कि डिफरेंट सेम इन ऑल डायरेक्शन जीरो, प्रेशर द्रव में समान गहराई पर दाब, गहराई हो फिर या ऊंचाई हो, ये क्या होता है, जब भी पॉट में जाएगा तो ऑल डायरेक्शन में पूरा ही फैल जाता है, यानी कि सेम डायरेक्ट, सेम इन ऑल डायरेक्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भी आगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्लोटिंग डिपेंड ऑन, तैरना निर्भर किस पे करता है भैया, तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, तैरना फ्लोट कैसे करता है, तैरना निर्भर करता है, फ्लोटिंग डिपेंड ऑन। जवाब दीजिए मास, डेंसिटी, वॉल्यूम और एरिया। तो चलिए भाई जवाब देखता हूं कौन दोस्तों दे देते हैं बच्चे, चलिए जल्दी बताइए। देखिए क्या मास पे करता है, मास नहीं, मैं फॉर्मूला लिखेंगे कि रो इक्वल क्या होता है, एम अपॉन वी, मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए जब भी क्या होगा, फ्लोट कैसे करेगा, वॉल्यूम होना चाहिए, वहां पर वॉल्यूम पे कुछ मास होगा तो फ्लोटिंग होगा, डेंसिटी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। क्लियर है क्या। नेक्स्ट देखिए, हीट एंड टेम्परेचर आर, उष्मा और तापमान क्या सेम है, बिल्कुल ही सेम नहीं है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट, यस यही होता है। अब दोनों के बारे में आप दोस्तों बताएंगे क्या कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, अगर बता देंगे तो बहुत अच्छी बातें हैं, नहीं बता पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। किसकी बात करें, हीट और उसकी, नो का। चलिए दोस्तों, तो इसकी बात करते, अभी हीट की बात करते हैं हम, हीट, तो हीट है, तो हीट के लिए मैं बात करूंगा, तो इसमें क्या होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, और इसकी यूनिट आप देते जूल में, जूल और केल्विन में, ठीक है दोस्तों। और टेम्परेचर का जो होता है टेम्परेचर की बात करें तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, याद रखेंगे, इसकी यूनिट क्या किसमें, कुछ लोग सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट की बात करते हैं, सी के सी एफ, क्या दिक्कत है भाई, सही दिक्कत है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे। इन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक की बात कह रहा है दोस्तों, तो एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज जीरो, हीट एक्सचेंज नो हीट, नो हीट, ठीक है भाई। नेक्स्ट है कह रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इसका नाम है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल होता है। प्रेशर किसमें कांस्टेंट होता है, तो इसका नाम है आइसोबारिक, एक बार आप चेक कर लेना दोस्तों, और इसको बोलते हैं आइसोकोरिक, ठीक है ना। क्लियर होगा तो आगे बढ़ेंगे, और क्लियर नहीं होगा तो एक बार और बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गैस प्रेशर इंक्रीजेज विद, गैस का दाब बढ़ता है, कब बढ़ता है भैया, तो जल्दी से बताना, गैस का दाब कब बढ़ता है,
आपने पढ़ा है पीवी बराबर एनआरटी, और बॉयल्स लॉ से पढ़े हैं कि पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v, तो यही है ना। चलिए, डिक्रीज इन टेम्परेचर, अरे भैया डिक्रीज कहाँ हो रहा है यार, टेम्परेचर तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए गलत। इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर कॉलिजन, मॉलिक्यूलर कॉलिजन हो रहा है इंक्रीज, डिक्रीज इन ये भी हो रहा है, तो ला, अरे वाह, ऑप्शन नंबर डी। फॉर्मूला देख लीजिएगा, ये आइडियल गैस लॉ है, आइडियल गैस लॉ, ठीक है ना। चलिए, क्लियर होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल बताएंगे दोस्तों, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। चलिए, इन एसएचएम रिस्टोरिंग फोर्स एफ इक्वल माइनस के एक्स, ठीक है ना, कांस्टेंट नहीं, टू वर्ड मीन, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट। चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज जीरो, एक्सीलरेशन, यदि कोई वस्तु का वेग शून्य है, कि कई जगह पे अगर वस्तु का वेग शून्य है तो जरूरी नहीं है मस्ट बी जीरो ही हो ना, कैन नॉट बी जीरो, नहीं नहीं नहीं, मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो, यदि किसी वस्तु का वेग क्या हो, जीरो हो, यहाँ पे एक्सीलरेशन अगर क्या हो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो यहाँ पे ऐसे देगा, तो जीरो तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे इसका भी, दोनों अगर एक साथ आया तो मे और नॉट में जीरो, ठीक है ना। अ बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ अंडर सेंट्रीपेटल फोर्स, देखिए अगर यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स, यहाँ पे सेंटर फोर्स लगा दिया, ये रेडियस है हमारा, सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है भाई। अब यहाँ पे कह रहा है कि वृत्तीय गेन एनर्जी, अरे गेन एनर्जी नहीं करता है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल लगा देगा, ऐसे एंगल 90 डिग्री लगा देगा, तो एफ एस कॉस 90, कॉस 90 का मतलब जीरो होता है, तो W बराबर एफ एस, और एफ एस हो गया क्या, कॉस जीरो, कॉस जीरो में W बराबर जीरो हो जाएगा, राइट आंसर। नो वर्क इज डन बाय फोर्स, कोई भी वर्क डन नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, इफ मास ऑफ अर्थ बिकम्स डबल जी, तो जल्दी से करके बताइए दोस्तों, होता है फॉर्मूला जी एम बाई आर स्क्वायर। अगर मास डबल है, यहाँ पे जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एम के होता है, तो जी अगर कह रहा है कितना, एम दोगुना हो जाए, तो जी डैश बराबर टू जी के बराबर, टू यानी दोगुना डबल हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, तो ये भी बता दो दोस्तों, आर के होता है, आर स्क्वायर के, ये भी याद रखेंगे। कोई दिक्कत एंड प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल बताइएगा, और नहीं दिक्कत है तो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ साइक्लिक प्रोसेस टोटल चाहिए, देखिए साइक्लिक प्रोसेस है, और साइक्लिक होगा यानी कि यू जो इनिशियल होगा, यू फाइनल के बराबर, ठीक है ना, यू इनिशियल यू फाइनल के बराबर हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। तो आपने पढ़ा है डेल, जब दोनों यू एफ माइनस यू एफ, डेल यू जीरो होगा, ठीक है ना, जीरो हो जाएगा। आपने पढ़ रखा है ये फॉर्मूला, डेल क्यू बराबर डेल टू प्लस डब्लू। इस केस में भी, इस केस में भी क्या हो जाएगा, आप चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत होगा तो आप बता दीजिएगा। अगर यू निकालना होता, अब यहाँ पे मैं लिखता कि डेल क्यू जो है बराबर है डब्लू के, तो आप यहां भी लगा देते हैं,
चलिए देखिए क्लियर होगा दोस्तों, तो जीरो आंसर आ गया इसका। अगर कोई डाउट एंड प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल बात करेंगे, हाँ सर मुझे डाउट है, एक बार बता दीजिए तो बताया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की क्लासेस यहीं पे ओवर की जाती है और नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं हम एक नए चैप्टर से, और उस चैप्टर का नाम मैं बताना आपको चाहूंगा कि पहला चैप्टर होगा शुरुआत का क्लास 12th के, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, स्टेट एग्जाम हो या फिर सीयूईटी, सी नेट या फिर और भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें फिजिक्स पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड पहले चैप्टर में होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, उनके क्वेश्चन लेके हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहाँ पे विराम चाहते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए